वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं सेहत के हवाले से इंतहाई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल। इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाई जाती है मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ के माहिरीन सेहत से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के चैम्पियन, जिनका इस फील्ड से 29 साल का तजुर्बा है और माजी में वो जनरल सर्जन भी रह चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर गुफरानुल्लाह खान, जिनका हालिया ताल्लुक़ पटेल हॉस्पिटल से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुफरान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक सर्जरी के हवाले से। लोग बड़ा डरते हैं कार्डियक सर्जरी का नाम सुन के, क्या वजह है? एक्चुअली कार्डियक सर्जरी जब यहाँ स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त तो वाकई डरने वाला वो था सीन, क्योंकि कार्डियक सर्जरी यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली होती ही नहीं थी। कदुक्का केसेस होने शुरू हुए कोई 1970s के एंड में, बल्कि 1980s में। उस वक्त ये बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज में थी। लोग उस वक्त जब डायग्नोज होता था कि उनको हार्ट की बीमारी है तो वो आमतौर पे उनको एडवाइस किया जाता था कि आप बाहर जाएं, लंदन जाएं। कुछ लोग अमेरिका जाते थे, वहाँ से सर्जरी करवाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना, लोगों में डर ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस फील्ड में बहुत सारे लोग आए जो पॉयनियर्स हैं इसके, और उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। और आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू देम, उनको कि उन लोगों की मेहनत की वजह से फिर उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। मैं भी यहाँ से ही ट्रेन हुआ, फिर मैंने आगा खान में काम किया। तो मैंने नोट ये किया कि जब मैं बाय द टाइम मैं कोई तकरीबन 8-10 साल जब ये गुज़र चुके थे ये इनिशियल स्टेज को, तो फिर 10 साल के बाद ये सर्जरी काफ़ी प्रोग्रेस कर गई और वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हो गई और हम लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस भी करने लग गए थे। तो अब वो बात नहीं है, अब ये सर्जरी बड़े आसानी से अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ हो रही है। सर, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं कार्डियक सर्जरी में? कार्डियक सर्जरी का जब नाम जहन में आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, बाईपास सर्जरी। तो कार्डियक सर्जरी में क्या सिर्फ बाईपास सर्जरी होती है, कोई और प्रोसीजर भी होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, कार्डियक सर्जरी तो एक ब्रॉड सी टर्म है। कार्डियक सर्जरी में जो भी सर्जरी इसमें हार्ट के ऊपर काम किया जाए, तो हार्ट में जो शरीयानों के ऊपर अगर काम करते हैं और उसकी ब्लॉकेज को बाईपास करते हैं तो वो बाईपास सर्जरी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो कि हार्ट के ऊपर की जाती हैं। उसमें हार्ट के अंदर जो वैल्व्स होते हैं, अच्छा यहाँ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो जो शरेयानें होती हैं दिल के, जो दिल को खून लेके जाती हैं, उनको वो वैल्व्स कहते हैं। ये चीज़ टर्म सही नहीं है। वैल्व जो स्ट्रक्चर होती है वो दिल के अंदर होती है और चैम्बर्स के दरमियान होती है। दिल के जो 4 चैम्बर होते हैं उन हर चैम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है विद अ वेल्व। अब वेल्व की बीमारी जो, उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो कई दफ़ा रिपेयर करते हैं अगर वो इस काबिल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वाल्व बहुत ज़्यादा डैमेज हो, जैसे रोमेटिक फीवर एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो कि वाल्व को बहुत डैमेज करती है, उस सूरत में हम वाल्व को चेंज भी करते हैं। तो उसके लिए हमें हार्ट के चैम्बर को खोल के अंदर जाना पड़ता है और ये सर्जरी होती है। उसके बाद जो तीसरी सर्जरी है वो है पैदाइशी, जो दिल के सुराख और डिफरेंट किस्म की बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की भी बीमारी होती हैं, जिसमें दिल की जो बनावट होती है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग, जब इसकी दिल की स्ट्रक्चर बन रही होती है। तो ये पैदाइशी होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ये बीमारी उसकी वो लेके आता है दुनिया में। और इस तरह के बच्चे आमतौर पे उन्हें कहते हैं ब्लू बेबीज़, वो ब्लू होते हैं। तो ब्लू के क्या रीज़न है ये हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं ज़्यादा इस कोशिश करूँगा कि हम दिल की जो शरेयाने की बीमारी उसके मुतालिक लोगों के जो फ़ियर हैं, जो लोगों की उसके मुतालिक जो खौफ है उसको ख़त्म करूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लोग अक्सर लोगों का सवाल होता है, कॉमन एक क्वेश्चन होता है, लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। लोग ये सोचते हैं कि कार्डियक सर्जरी के दौरान जो आपका दिल है उसको बाहर निकाला जाता है, ये क्या सच है? नहीं, देखें, कार्डियक सर्जरी जो है सिर्फ़ एक सर्जरी है जिसमें दिल को बाहर निकाल के उस जगह नया दिल लगाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट सर्जरी। अदरवाइज़ जितनी भी सर्जरीज़ हैं, क्योंकि हमने उसी दिल को वापस इस्तेमाल में लाना होता है, तो हम उसमें दिल को बाहर नहीं निकालते। और ये शरेयानें जो होती हैं ये दिल के ऊपर ऊपर के हिस्से में चल रही होती हैं और ऊपर से नज़र आती हैं। तो इनके लिए हमें कोई अंदर जाके दिल के अंदर वो शरेयानों को अलग से निकालने पड़ता है। चैम्बर के जो, हाँ अलबत्ता जो वैल्व होते हैं वो चैम्बर के अंदर होता है। तो जो शरेयानों में जो है ना, दिल को बाहर निकालने की कतई ज़रूरत नहीं होती। दिल को थोड़ी देर के रोकते हैं, फिर वो बाईपास ग्राफ्ट के ज़रिए वो जो ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं। एक एंड उसका वो बाईपास से आगे, यानी ब्लॉक से आगे लगाते हैं,
एक एंड को एओर्टा के साथ लगाते हैं ताकि खून के लिए नया रास्ता बन जाए। तो इसके लिए दिल को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। उस रोकने के लिए क्या होता है, ख़ास किस्म के कैनुले डालते हैं जिससे खून निकाल लेते हैं दिल के अंदर से। दिल अपनी जगह रहता है और दिल की धड़कन को कम करने के लिए एक सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं जिससे दिल थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। तो ये काम जो है, इसको हम इस करने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम हार्ट लंग मशीन कहते हैं। दूसरे जो यही सर्जरी दिल को बग़ैर रोके की जाती है जिसको हम ऑफ पम्प सर्जरी कहते हैं। सेम काम होगा लेकिन दिल बीट करता रहता है। उसको जिस जगह काम करना होता है, ग्राफ्ट लगाना होता है, उस जगह को हम एक ख़ास किस्म का स्टेबलाइज़र होता है, एक डिवाइस होती है, वो लगाते हैं जिससे दिल थोड़ी देर के लिए वो हिस्सा दिल का इमोबिलाइज हो जाता है या रुक जाता है। उसके बाद काम करने के बाद फिर उसको स्टेबलाइज़र को हटा देते हैं। अच्छा, एक मिथ लोगों के दिमाग में ये भी होती है कि जब सर्जरी की जाती है तो मरीज़ को बेहोश किया जाता है। तो बेहोश होने के बाद काफ़ी लोगों का ख़्याल ये कि होश में आना बड़ा मुश्किल होता है या होश में नहीं आता इंसान। इसके हवाले से कुछ बात कीजिए। आपने अच्छा सवाल किया। देखें, इसमें लोगों का ये, देखिए सर्जरी तो कोई भी हो उसमें बेहोश किया जाता है जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। जब बाकी जनरल एनेस्थीसिया से लोग उठ जाते हैं तो इस तरह इसमें भी उठ जाना चाहिए। लेकिन दिल के हिसाब से क्यों वो ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में क्यों है, उसका रीज़न ये है कि हम इस सर्जरी में बेहोश करने के अलावा दिल को भी तो रोकते हैं। ये ज़्यादा लोगों में फ़ियर है कि आपने जब दिल को भी रोक दिया तो वो दिल कैसे चलेगा। तो ये चीज़ जो है ना, इस वजह से लोग ज़्यादा घबराते हैं। अच्छा देखें, दिल जो ऐसी चीज़ है कि दिल के अंदर जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, उसमें एक सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्डियोप्लीजिया, मतलब हार्ट को पैरालाइज करने वाला सोल्यूशन। वो कारआमद होता है थोड़ी देर के लिए, उसका इफ़ेक्ट 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिल खुद ब खुद अपने तौर पे धड़कने लगता है। फिर जैसे ही हम वो ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं तो हम सारी वो जो होता है दिल की जो सप्लाई हमने रोकी होती है उसको बहाल करते हैं, तो दिल खुद ब खुद बीट करने लगता है। जैसे ही उसको सप्लाई मिलती है ब्लड, दिल, ये बाय नेचर हार्ट को अल्लाह ने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो दिल ने बीट करना ही करना है। उसके मसल्स ऐसे हैं कि वो बग़ैर बीट किए नहीं होते। तो आप उसको जैसे ही वो सोल्यूशन उसका क्लियर होता है, नया ब्लड आता है, दिल बीट करने लग जाता है। तो ये इस तरह से बहुत कम होता है कि मेरे ख्याल है शायद ही मैंने कभी देखा हो कि दिल बीट ना कर रहा ऑपरेशन के बाद। जितने मरे से मरा दिल, कमज़ोर से कमज़ोर दिल, वो भी बीट करता है ऑपरेशन के बाद। अच्छा, एक फिर और मैंने कॉमनली लोगों में देखा है कि एंजियोप्लास्टी की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होता है बनिस्बत बाईपास के। अगर किसी मरीज़ को बाईपास सर्जरी एडवाइस की है उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने, तो वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप कुछ ऐसा तरीका करें कि एंजियोप्लास्टी से हमारा काम हो जाए, सर्जरी की तरफ ना जाया जाए। तो ऐसा कोई तरीका है कि बाईपास सर्जरी को हम बाईपास करके एंजियोप्लास्टी करवा लें? हाँ, देखिए वो वही टर्म इस्तेमाल करते हैं, बाईपासिंग द बाईपास। वो लोग इस पर भी बिलीव करते हैं कि हम बाईपास को कैसे बाईपास करें। तो देखिए, अब टेक्नोलॉजी जो एंजियोप्लास्टी की है काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो गई है और जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए स्टेंट्स आ रहे हैं। और वो जो बीमारी जो कि पहले लोग जिसके लिए सर्जन की तरफ जाते थे, वो भी अब इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो जो है ना एंजियोप्लास्टी के ज़रिए वो की जा सकती है। लेकिन हर प्रोसीजर की इंडिकेशन है। ये दोनों प्रोसीजर एक दूसरे को सपोर्टिव हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी जहाँ एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है वहाँ एंजियोप्लास्टी के लिए आप जा सकते हैं। हर चीज़ की एक प्रोज एंड कॉन, फ़वाइद और नुकसानात हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आप बीमारी की नौइयत इस तरह की होती है कि वो उसमें आप एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर पा नहीं होती, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वेसल का साइज़ कम है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम है उसके अंदर और बहुत लंबा स्टेंट लगाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ट टीम। जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें बाईपास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, उसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे हैं। देखिए, मेनली दोनों का फ़र्क क्या है एंजियोप्लास्टी और बाईपास में। बाईपास के लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे हैं, स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट में बाईपास ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू, तो उसमें 1-2 स्टेंट नहीं मल्टीपल स्टेंट्स लगाने पड़ते हैं कई दफ़ा। और ये चीज़ याद रखें, जितने ही ज़्यादा स्टेंट्स लगेंगे उतने ही ज़्यादा 1 या 2 स्टेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, तो आपको दोबारा उसी स्टेज पे आ जाएंगे कि जब वो स्टेंट से पहले वाली स्टेज पे, तो फिर आपको कई दफ़ा बाईपास की तरफ जाना पड़ता है। तो ये इसलिए ये दोनों तरीके इलाज अपनी जगह दुरुस्त हैं, आप उसकी तरफ कर सकें। लेकिन जहाँ बाईपास की ज़रूरत है वहाँ बाईपास कराएं, इससे डरें नहीं। बाईपास ऑपरेशन बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकता है। ये लोगों में बड़ा फ़ियर है कि भाई हम अपने काम, हमारा अपना जो काम है कहीं वो ना ख़त्म हो जाए, छूट ना जाएगा हमसे, हमारी जॉब वो ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है। अगर आप टाइमली ऑपरेशन कराएंगे जबकि आपका हार्ट अच्छी कंडीशन में,
तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं बाईपास के बाद। उसमें हार्ड वर्क शामिल है, सारी अपनी जॉब 9 to 5 करें, कोई उसमें इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से कर ठीक है। सकते हैं। अच्छा, एक ये भी आपने काफ़ी एक अच्छी बात की कि जब पेशेंट को एडवाइस कर दी गई कि आपने सर्जरी करवानी है और एंजियोप्लास्टी इस बीमारी का हल नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते सोचने में कि सर्जरी करवाएं नहीं करवाएं। मुख्तलिफ़ जगहों पे सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं, फिर ओपिनियन मिल भी जाते हैं, फिर भी डिले करते रहते हैं अपनी वजह से, अपने फ़ियर की वजह से। तो इन सब सिचुएशन में क्या हार्ट को कोई नुकसान पहुँचता है? कोई इसका नुकसान है वो डिले करने का सर्जरी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये हमारे अभी भी मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। हालांकि ये हम लोगों को डे इन डे आउट यही बताते हैं कि भाई हार्ट सर्जरी सेफ़ है, इसको डिले ना करें, और आप डिले करेंगे तो इसके नुकसान हो सकते हैं। देखिए, कई दफ़ा बीमारी की नौयत ऐसी होती है कि सर्जरी डिले करना बहुत रिस्की होता है। उसमें होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई क्रिटिकल मेन आर्टरी है, वो अगर ब्लॉक है, और वो आर्टरी वो है जो कि हार्ट के अंदर एक आर्टरी होती है जिसे हम लेफ्ट मेन कहते हैं, जिसकी आगे 2 ब्रांचेज़ होती हैं। वो आमतौर पे लोगों को शायद इसका पता नहीं, जब लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज क्रिटिकल स्टेज पे आ जाए 60-70, बाद लोगों में हमने 90% भी देखी है, वो तो पेशेंट अगर जब एंजियोग्राफी हो वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसकी सर्जरी फ़ौरन करनी चाहिए। क्योंकि अगर उस पेशेंट को हार्ट अटैक होगा तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90% सप्लाई उस वेसल से गुजर के आ रही है। तो ये एक वो चीज़ है जो कि लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को तीनों शरियानों में ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज ऐसी है कि वो काफ़ी क्रिटिकल है, 90% है, बाद वक़्त क्या होता है, एक या 2 शरियाने बंद हैं, एक ही शरियान पे काम चल रहा होता है, और वो भी काफ़ी 80-90% ब्लॉक है। ये क्रिटिकल सिचुएशन है, जो एज़ ए सर्जन हम लोग ये चीज़ें, हमारा काम है कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें टू द पेशेंट, तो पेशेंट को बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या नुकसान है ना करवाने का। लेकिन देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जो है ना, एक किस्म का एक डर और खौफ अभी भी लोगों के दिलों में है। हम अभी भी फेस करते हैं, पेशेंट आते हैं, दिखाते हैं, और ये उन्हें जब कहते हैं कि आप ऑपरेशन के लिए टाइम लें, ऑपरेशन कराएं, तो वहाँ से टाइम वो करके चले जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर कई महीनों बाद आते हैं, कई दफ़ा वो इमरजेंसी में आते हैं फिर बड़े अटैक के साथ। तो वो चीज़ इस तरह जो है ना, पेशेंट जो है ना अपने, जब अटैक जब एक दफ़ा हो जाता है तो हार्ट का फंक्शन डाउन हो जाता है, और उस वक्त सर्जरी करना रिस्की होता है और बेनिफिट कम होता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि डॉक्टर आपको जब सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, आप बेशक सेकंड ओपिनियन लें, लेकिन अगर आपको सेकंड ओपिनियन भी इसी तरह का मिल रहा है, मोर और लेस ज़्यादातर के ओपिनियन यही होते हैं, तो आप इसको डिले ना करें, अदरवाइज़ आपको ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा सर, आप मुझे इस हवाले से बताइएगा, लोगों का ये डर खौफ तो है ही, तो कार्डियक सर्जरी की सक्सेस रेट कितना है हमारे यहाँ? थोड़ा सा लोगों का फियर निकले कि उनको पता चले कि कितना सक्सेस। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखें, कार्डियक सर्जरी जो है ना, इस वक्त बहुत सेफ़ है। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था कि कार्डियक सर्जरी करने में बहुत टाइम लगता था। हम लोग सर्जरी स्टार्ट करते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1994 की, जब मैंने कार्डियक सर्जरी स्टार्ट की थी। तो वो एक केस हम सुबह शुरू करते थे, तकरीबन 3-4 बजे 5 बज जाते थे, काफ़ी घंटे तक चलता रहता, कई दफ़ा रात भी हो जाती थी। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुजरा है तो मैंने देखा ये इतनी सेफ़ हो गई है कार्डियक सर्जरी, और हमने ऐसे ऐसे केसेस भी किए हैं जिसमें लोग जो है ना, अक्सर सर्जन रिफ्यूज़ कर देते, भाई इसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया, सर्जरी नहीं कराए। तो कार्डियक सर्जरी उस स्टेज पे भी पॉसिबल है जहाँ आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है कि इवन हार्ट कमज़ोर भी है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि इस हार्ट को अगर ब्लड पहुँचाएँगे तो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, तो वहाँ सर्जरी करनी चाहिए, और इससे डरे नहीं। सक्सेस रेट जो एक नॉर्मल केस का, रूटीन केस का, तकरीबन 98 to 99% सक्सेस है। 1% केसेस में लाइफ जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि बाईपास के बाद फालिज हो सकता है, गुर्दों पे मसला हो सकता है। ये आमतौर पे उन लोगों में होते हैं जिनको ऑलरेडी फालिज हुआ हुआ है। ऐसे लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन बाईपास के बाद ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसकी परसेंटेज 4-5% से ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी 95% चांस होता है कि इवन वो लोग जिनको फालिज हो चुका है वो भी इसको सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी अप्रोप्रिएट टेस्टिंग पहले करनी पड़ती है, और न्यूरोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि वो एक दफ़ा उन्हें देख ले पहले। अच्छा सर, रिस्क फैक्टर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़ वगैरह का ये हार्ट की ब्लॉकेज से कोई ताल्लुक है, या ये किसी को भी हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, और यंग एज में हमारे ज़्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम है कि उनके भाई बहन, माँ बाप, सबको ये इस तरह की बीमारी। अच्छा, कई दफ़ा फैमिली में डायबिटीज़ चल रही है, और डायबिटीज़ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो 10 से 15 साल के अंदर उसको हार्ट डिजीज़ हो ही जाती है, कई दफ़ा जल्दी भी हो जाती है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
ब्लड प्रेशर इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग यंग जनरेशन में आजकल बहुत कॉमन है, लोग फैशन के तौर पे करते हैं। स्मोकिंग के साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे हुक्का भी पी लिया, वो क्या होता है शीशा और वो सारी चीज़ें, ये सब इसमें सारी नुकसानदेह है ये चीज़ें। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये कुछ रोल देखिए प्ले वो करता है? स्ट्रेस एंग्जाइटी टेंशन ऑब्वियसली इसको भी कंट्रीब्यूट करती है, ये इसमें एडअप करती है, ये रिस्क अच्छा। फैक्टर्स हैं। और साथ में आप स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तो वो भी अगेन वो एक आपको बाईपास के लिए, वो इसके लिए दिल की बीमारी के लिए एक मिथ लोगों को और होती है कि सर्जरी तो हमने चलो अब करा ली, उसके बाद अब दवाइयों से जान छूट गई, अब खानी नहीं पड़ेंगी। दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या वाकई जान छूट जाती है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये लोगों में बहुत ये मिसकंसेप्ट है लोगों के सही बीमारी की। देखिए ये जो दिल की बीमारी है ये प्रोग्रेसिव इलनेस है। ये प्रोग्रेसिव का मतलब है कि अगर आप इसके रिस्क फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जैसे शुगर नहीं कंट्रोल की, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, वो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ है, दवाई नहीं खाई छोड़ दी, तो और कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपने ब्लड बाईपास के बाद तो ज़्यादा ज़रूरी होती है, पहले शायद ना हो, बाईपास के बाद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोलेस्ट्रॉल अपना बहुत लो रखना है। जितना लो होगा उतने ही आपके ग्राफ्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज़ ये जो हम टांग से नस निकालते हैं, इसमें भी चर्बी जमने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से ये ब्लॉकेज आ सकते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं जो आप पहले खा रहे हैं, तकरीबन वही दवाइयाँ बाद में भी चलती रहती हैं और सारी ज़िंदगी ये चलेंगी। इसको दवाइयों को आप बंद नहीं कर सकते, ना आपको करनी चाहिए, बल्कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ Thank लेके you. आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें आपने प्रोवाइड की। बहुत सारे लोगों के, आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी और आपको बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। तो अब डॉक्टर साहब से एक शेर सुन के फिर हम अपना एक प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। सर कोई एक छोटा सा कार्डिक सर्जरी पे अगर आप शेर सुनाना चाहें। हाँ, कार्डिक सर्जरी में देखिए वो पेशेंट आता है आपके पास, वो सीडी लेके जी। सीडी लेके आता है और वो आपसे आके शेर कहता है कि दिल के टुकड़ों को बगल बीच लिए फिरता हूँ, कुछ इलाज इनका भी है, शीशा गरा है कि नहीं। शीशा गरा मतलब यानी कि चारा घर, यानी डॉक्टर का वो कह रहे हैं, तो डॉक्टर को कहता है कि इलाज कुछ है या नहीं, तो डॉक्टर कहता है भाई बाईपास करा लें, यही इलाज है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि दिल की जो धड़कन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। धड़कता हुआ दिल अच्छा है, जब दिल धड़के ना तो वो इसका मतलब है कि ज़िंदगी खामोश होने वाली है। तो अब वो शायर कहते हैं, बकौल शायर, वो मज़ा दिया तड़प ने कि ये आरज़ू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता है। एक दिल होता है, एक साथ पेसमेकर भी लगा होता है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे पता चली हैं। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन भी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा और आई होप काफ़ी हद तक डर भी निकल गया होगा आप लोगों का। तो बस इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो फ़ियर है कार्डिक सर्जरी के हवाले से, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने में थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर इकरा रहमान, मीडिया फोकस चैनल पे आप देख रहे थे हेल्थ फॉर ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।